हेलो। अभी एक बारी बताइएगा वॉइस प्रॉपर है कि नहीं। इज इट प्रॉपर? अभी वॉइस आई आप लोगों तक या नहीं? इज इट प्रॉपर? चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बारी मुझे बताइएगा, अगर वॉइस क्लियर है तो थम्स अप करिएगा, और नहीं है तो फिर करते हैं कुछ और सॉल्यूशन। बताइए जल्दी से। आई होप अभी तो आ जानी चाहिए वॉइस। जल्दी से एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब देखो बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि अगर हम रक्त संचार तंत्र की बात करें तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द हार्ट, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे हृदय। और हृदय का ना कुछ बेसिक पार्ट हम कवर कर चुके थे। और कितना बेसिक पार्ट हम कवर कर चुके थे, एक बारी उसको देख लेते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि मानव हृदय की ध्वनि कैसी होती है। हमने साउंड की बात की थी, हमने ध्वनि की बात की थी। हमने डिस्कस किया था साउंड ऑफ हार्ट, यानी कि अगर हम यूं कहें तो हृदय की ध्वनि, साउंड ऑफ हार्ट, या फिर अगर हम बात करते हैं हृदय की ध्वनि। ये बेसिक पार्ट था जिसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, और साउंड ऑफ हार्ट कैसी होती है? तो हृदय की जो ध्वनि है, ओके, जो हृदय की ध्वनि है, यह कौन सी ध्वनि होती है? तो बेटा दैट इज लब डब, 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 लब डब। ओके, हाँ, हमारे हृदय की जो ध्वनि होती है वो लब डब होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था, अगर हमारे शरीर के अंतर्गत जो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड वॉल के अंतर्गत कोई भी खराबी होती है, तो बेटा इस खराबी में हमारे शरीर के अंतर्गत कौन सा रोग होता है? तो इस स्थिति में यहाँ से लब साउंड रिप्लेस हो जाती है, और साउंड कौन सी आनी शुरू होती है? मुरमुर डब, मुरमुर डब, मुरमुर डब, मुरमुर डब। इस तरीके के साउंड जो है हृदय से आनी शुरू हो जाती है। उस पॉइंट को हमने देखा था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाइकस्पिड के अलावा, अगर मैं बात करती हूँ ट्राइकस्पिड, सॉरी, हाँ, पल्मोनरी और जो हमारी एरोटिक वॉल्व थी, पल्मोनरी वॉल्व फुफ्फुस धमनी, या फिर एयोटिक वॉल्व महाधमनी। इन दोनों धमनी से जो, अगर इन दोनों में से किसी भी धमनी के अंतर्गत एयोटिक, ठीक है, एयोटिक वॉल्व की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एयोटिक वॉल्व, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके पल्मोनरी वॉल्व, यानी कि महाधमनी कपाट या फिर फुफ्फुस कपाट। यदि हम बात करते हैं फुफ्फुस कपाट या फिर महाधमनी कपाट, ठीक है बेटा, फुफ्फुस कपाट या महाधमनी कपाट, फुफ्फुस कपाट या महाधमनी कपाट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों कपाट की बात करूं तो पल्मोनरी और जो एओर्टिक वॉल्व होती हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या फिर पल्मोनरी या एरोटिक वॉल्व, ठीक है।
तो अगर इन दोनों में से खराबी होती है तो जो डब साउंड है ये रिप्लेस हो जाती है, और यहाँ से साउंड कैसी आती है, लब्श 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 लब्श, इस तरीके से साउंड जो है आपकी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ जी संध्या कल ऑफ है। ठीक है, इस टाइप की साउंड कुछ यहाँ से प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ये था आपका बेसिक पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, दैट विल बी द ब्लड प्रेशर। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर या फिर अगर मैं बात करती हूँ रक्तदाब, रक्तदाब। ठीक है, ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब। अब एक्चुअल में जो ब्लड प्रेशर है ये क्या होता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? सो इट इज अ प्रेशर, इट इज अ प्रेशर exerted by the arteries. It is a pressure exerted by the walls of a heart on arteries. ठीक है, बहुत आसान शब्दों में आप कह सकते हो कि देखो जिस समय पर ये दरवाजे ना जो हमारे हृदय की वॉल्व्स होती हैं ये बंद होती हैं खुलती हैं, बंद होती हैं खुलती हैं, तो तब ये बंद होती हैं खुलती हैं, इनके बंद होने से और खुलने से हमारी धमनियों पर जो पड़ने वाला दाब होता है वही क्या कहलाता है, वही रक्तदाब कहलाता है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो धमनियों पर पड़ने वाला दाब, धमनियों पर पड़ने वाला दाब ये क्या कहलाता है, तो जो धमनियों पर पड़ने वाला दाब है यही रक्तदाब कहलाता है। धमनियों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, धमनियों पर पड़ने वाला जो दाब होता है इसी दाब को हम क्या कहते हैं, इसी दाब को हम रक्तदाब का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो तब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर रिलैक्स होता है, यानी कि हमारे हृदय के अंतर्गत जिस समय पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस समय पर ये दरवाजे बंद होते हैं, यानी कि दरवाजों के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। ठीक है, या फिर अगर हम किसकी बात करें, जिस समय पर ये दरवाजे जो हैं आपके खुलते हैं वापस से, यानी कि वापस से रिलैक्स पोजीशन में वो जाते हैं, जिस समय पर इनके अंतर्गत रिलैक्सेशन यानी कि ये अपनी विराम की अवस्था में होते हैं। तो जिस समय पर ये वॉल्व्स, ये कपाट बंद होते हैं, संकुचन की अवस्था होती है, और इस अवस्था को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को बेटा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सिस्टोल का नाम देते हैं, दैट इज नॉन एज अ सिस्टोल। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल का नाम देते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं जिस समय पर ये दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल अपने रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम डायस्टोल का नाम देते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है बेटा, वन इज सिस्टोल एंड अनदर वन दैट इज डायस्टोल। ओके, चलो अब देखो यहां पर सिस्टोल और डायस्टोल की अगर हम बात करें तो ये तो क्या हो गया आपका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जिस ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अब हम बात करेंगे, मतलब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं, अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, यानी कि अगर मैं बात करूं सामान्य रक्तदाब, ठीक है, अगर मैं सामान्य रक्तदाब की बात करती हूँ तो बेटा सामान्य रक्तदाब क्या होता है, व्हाट विल बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये कितना होता है, तो देखो सिस्टोलिक कंडीशन में, सिस्टोल की अवस्था में, यानी कि जिस समय पर हमारे हृदय के दरवाजे बंद होते हैं, कपाट बंद होते हैं, इस समय पर हमारी धमनियों पर करीबन 120 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी यहाँ पर यूनिट। ठीक है,
और जिस समय पर वो खुलते हैं, इनके ऊपर जो प्रेशर होता है बेटा वो 80 mm का होता है, दैट विल बी 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब देखो इस बात से मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों रखा। तो बेटा मर्क्यूरी ना एक ऐसी धातु होती है जो कि सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, जो किसी भी सामान्य तापमान पर नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसी रहेगी, तो ये सामान्य तापमान पर या फिर जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव के रूप में, और ये बहुत जल्दी एक्सपेंड करती है, इसके अंदर फैलाव बहुत जल्दी होता है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है और ऊष्मा का अवशोषण कर करके फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई होता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनके अंदर मर्क्यूरी को यूज करते हैं। अब इस 120 mm ऑफ मर्क्यूरी का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब देखो इस बात का मतलब क्या है, और ये कंडीशन किसकी थी, तो बेटा ये कंडीशन है सिस्टोल की, यानी कि सिस्टोलिक कंडीशन के अंतर्गत होता क्या है, अगर मैं सिस्टोलिक कंडीशन की बात करूं तो सिस्टोलिक कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, ये जो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर है, अगर बेटा मैं इस प्रेशर की बात करूं, अगर मैं इस दाब की बात करूं, तो यहां से देखो एक चीज समझना, ये जो दाब होता है धमनियों के ऊपर जो पड़ने वाला दाब है, इसका मतलब है कि जिस समय पर दरवाजे बंद हो रहे थे, यानी कि अगर 1 यूनिट प्रेशर डाला जाए, अगर 1 यूनिट प्रेशर डाला जाता है उसको बंद होने पर, तो यानी कि तब दरवाजे बंद होते हैं, उस समय पर अगर 1 यूनिट प्रेशर डाला जाए तो जो मर्क्यूरी है वो कितना, मर्क्यूरी यहाँ पर कितना 120 mm तक एक्सपेंड करती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस समय पर दरवाजे बंद हो रहे हैं मर्क्यूरी कितना एक्सपेंड की, तो आपका 120 mm तक। तो ब्लड प्रेशर हम ऐसे ही मापते हैं कि भाई अगर 1 यूनिट प्रेशर डाला जाए तो कितनी यूनिट तक जो मर्क्यूरी है वो एक्सपेंड करेगी, तो कितने यूनिट तक मर्क्यूरी एक्सपेंड करेगी। तो सिस्टोल के समय पर वो 120 mm तक एक्सपेंड करती है, और जो डायस्टोल की कंडीशन होती है, डायस्टोलिक अवस्था में वो कितने mm तक एक्सपेंड करती है, तो वो करीबन कितने mm तक एक्सपेंड कर रही होगी, तो 80 mm तक वो एक्सपेंड करती है। यानी कि जिस समय पर हमारे हृदय के दरवाजे नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, खुले होते हैं, वो अपनी सामान्य अवस्था में होते हैं, उस समय पर हमने हमारी धमनियों पर जो है 80 mm का प्रेशर होता है, यानी कि मर्क्यूरी ने कितने mm तक एक्सपेंड किया, तो मर्क्यूरी ने 80 mm तक एक्सपेंड किया। समझे बात को, ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए राजेश थोड़ी सी आज क्लास भी लेट शुरू की थी, ठीक है, समझे बात को बेटा, आरआरबी बिल्कुल कवर हो जाएगा, ओके। चलिए, तो ये थी नॉर्मल सी कंडीशन यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, ओके। तो कॉन्ट्रेक्शन के समय पर कितना प्रेशर होता है, 120 mm ऑफ मर्क्यूरी का, रिलैक्सेशन विराम अवस्था इनके डायस्टोल की कंडीशन में कितना प्रेशर होता है, 80 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर होता है, ठीक है। सुमित यार मतलब इतनी देर से मैं फारसी भाषा में समझा रही हूँ क्या, पता नहीं कई कई बच्चे ना किस दुनिया से निकल के आते हैं, या तो तुम पढ़ना छोड़ दो अगर इस तरीके के कमेंट करते हो तो। यार पूरा तो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ, कहाँ मैं तुम्हें संस्कृत में पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें किस भाषा में पढ़ा रही हूँ। ऐसे कमेंट मेरी क्लास में मत किया करो, और करना हो तो क्लास पढ़ना छोड़ दो बस तुम, यार बेकार की इरिटेट करते हैं। देखो हमने जो शुरू किया है, ओके ठीक है मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने शुरू किया है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो बेटा जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता क्या है, हमारी धमनियों पर पड़ने वाला जो दाब है उसको हम रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। तो हमारे हृदय के जो दरवाजे हैं, कपाट है, जिस समय पर खुलते हैं बंद होते हैं, उनकी वजह से तब वो बंद होते हैं, तो इस अवस्था को हम संकुचन की अवस्था कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था कहते हैं, ठीक है बेटा।
और कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था को वैज्ञानिक भाषा में सिस्टोल कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में सिस्टोल कहते हैं। ठीक है। और सिस्टोलिक कंडीशन में कितना दाब होता है, तो भाई सिस्टोल की अवस्था में धमनियों पर कितना दाब पड़ता है, तो 120 मर्क्यूरी का दाब पड़ता है। ये यूनिट है, इस यूनिट को मैं हिंदी नहीं बना सकती। ठीक है, इस यूनिट को बेटा मैं हिंदी नहीं बना सकती, ये ऐसे ही लिखाई जाएगी। ओके। अब रिलैक्सेशन जो होता है, विराम अवस्था, जिस समय पर दरवाजे खुलते हैं वो अपने रेस्ट पोजीशन में होते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। और डायस्टोलिक कंडीशन पर कितना दाब होता है, 80 ऑफ मर्क्यूरी का दाब होता है। ठीक है, चलिए। तो अब आपसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाए, और मैंने आपको एक बात बताई कि इसका मतलब क्या है कि यदि हृदय पे आप दबाव डाल रहे हो, 1 इकाई दबाव अगर आप डालो, तो जो मरकरी है उसके अंतर्गत कितना फैलाव होता है। इस बात को ऐसे समझिएगा, मान लीजिए जिस समय पर सिस्टोल हमने किसे कहा था, सिस्टोल ये साइंटिफिक भाषा का एक शब्द है, और जो सिस्टोलिक अवस्था है, सिस्टोल की कंडीशन के अंतर्गत इस अवस्था में अगर हमारी धमनियों पर जो प्रेशर होता है वो इतना दाब होता है कि मरकरी कम से कम 120 तक फैल जाती है। ठीक है। और जिस समय पर हृदय के दरवाजे खुले हुए होते हैं, मर्क्यूरी 80 तक फैल जाते हैं। बेटा इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आती, फिर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, फिर आप गलत जगह हो। ठीक है। ओके, डन। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा क्या कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, एक्चुअल में व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बेटा हम किसे कहते हैं, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, सामान्य रक्तदाब जो होता है, ये कहा जाता है सिस्टोलिक अवस्था में पड़ने वाला दाब अपॉन डायस्टोलिक कंडीशन में पड़ने वाला दाब। तो जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो वो होता है बेटा आपका 120/80। ठीक है। और यूनिट क्या होती है, ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। ओके, डन। तो दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 ऑफ मर्क्यूरी का ब्लड प्रेशर होता है। इतना रक्तदाब होता है किसके ऊपर, तो ये जो रक्तदाब होता है ये किसके ऊपर होता है, हमारी धमनियों के ऊपर होता है। ठीक है बेटा। ओके, चलिए। तो बात आई, 3 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े हैं आज की क्लास में। आई होप तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। चलो अब देखो, ये तो था नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो जो सामान्य रक्तदाब है ये कितना होता है, अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर सामान्य रक्तदाब। तो बेटा जो सामान्य रक्तदाब है, तो ये तो हमने देख लिया दैट व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, तो जो सामान्य रक्तदाब होता है ये होता है 120/80 ऑफ मर्क्यूरी का। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी इकाई है। ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर दैट इज हाई। ठीक है, यानी कि अगर आपसे हाई ब्लड प्रेशर पूछा जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तदाब की अवस्था में कितना दाब होता है, उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। बताइए इस अवस्था में कितना प्रेशर हमारी धमनियों पर पड़ता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। आपसे पूछा जाए लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी की अगर मैं बात करती हूँ, लो बीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि निम्न रक्तदाब। और आपको पता है दाब को ना चाप भी कहते हैं, कहीं पर रक्तदाब लिखा हो या फिर रक्तचाप लिखा हो तो एक ही बात होगी। ठीक है।
तो सबसे पहले जो हाई ब्लड प्रेशर होता है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर के समय पर रक्त दाब कितना होता है? 120 से ऊपर हो जाएगा। कितना? 140 बटे 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। और आपसे तब लो ब्लड प्रेशर पूछा जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो जो लो ब्लड प्रेशर होगा वो 120 से कम हो जाएगा, 100/70 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है। अब जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं? तो जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज द हाइपरटेंशन। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, तो बेटा लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोटेंशन। इस अवस्था को हम नाम देते हैं हाइपोटेंशन का। हाइपरटेंशन या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका हाइपोटेंशन। या तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हाइपर का मतलब ही क्या होता है? बढ़ जाना, साइंटिफिक लैंग्वेज में। हिंदी में भी इसको हाइपरटेंशन और इसको हाइपोटेंशन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूंगी, फिर कहेंगे मैम हिंदी में समझा दो। कई बार तो ना इतनी इरिटेशन होती है ना, हाइपरटेंशन, पता नहीं कहाँ से लॉजिकल बात करते हैं। जिस चीज की हिंदी बन ही नहीं सकते उसकी हिंदी कहाँ बना दे। हाइपोटेंशन। ठीक है बेटा, चलिए डन। हाँ जी दीपक, बिल्कुल सही बात है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? चलिए, चंचल आई एम फाइन, डन। तो ये था ब्लड प्रेशर। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर? ठीक है, तो जो बीपी है, बीपी किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है? तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, सो विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर? बताइए वह कौन सा डिवाइस है जिस डिवाइस को यूज किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए? विच डिवाइस इज यूज्ड, बताइएगा। डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं रक्तदाब को मापने के लिए? विच डिवाइस इज मेजर? बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ एक टेंशन ही वजह नहीं होती, कई सारे रीजंस होते हैं। देयर आर मेनी ऑफ द रीजंस। चलिए, सो दैट इज sphygmomanometer. The device is sphygmo.
डिवाइस कौन सा है आपका? दैट इज स्फिग्मो मैनोमीटर, बिल्कुल सही बात है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, आपने देखा होगा ना, डॉक्टर एक हरा सा पट्टा लेके आता है, उसको ना ऐसे हाथ पे लपेट देता है और फिर उससे ना ऐसे पंप करते रहेंगे और ऊपर मर्क्यूरी की सुई जो है ऊपर उठती रहेगी, तो वही डिवाइस होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है भाई, स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गॉट इट? चलिए, अच्छा, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं, ये कौन है? बेटा, थर्मोमीटर से कब ब्लड प्रेशर मापा जाने लगा? थर्मोमीटर देखा है कभी कि भाई मेरा बीपी लो हो रहा है, यार तू मेरा बीपी माप दे, है ना, डॉक्टर के पास आप पहुंचे कि डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत लो आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और डॉक्टर ने क्या क्या, बैठो अभी ब्लड प्रेशर मापता हूँ, एक वो लंबे से पतला सा थर्मोमीटर निकाल के दिया, कहा कि इसको जीभ के नीचे डालो, और फिर उसने बताया वो आपका ब्लड प्रेशर कितना है। थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ओके, तापमान को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को यूज में लिया जाता है, स्फिग्मो मैनोमीटर है। गॉट इट? चलो कोई नहीं, तो ये तो बात हो गई किसकी? ब्लड प्रेशर। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल घर में जैसे होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा जो हाइपरटेंशन होता है इस समय पर जो दवाइयां ली जाती हैं, जो ड्रग्स ली जाती हैं, और बेटा ड्रग्स का मतलब यहाँ पर दवाई से है, दारू से नहीं है ना, ड्रग्स एंड मेडिसिन, दवा दारू, तो यहाँ पर दवा से, दारू से नहीं, दवा से मतलब है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं कौन सी ली जाती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जाते हैं जो बीटा मीटर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी बीटा सॉल्ट्स होते हैं इसके अंतर्गत बीटा ड्रग्स ली जाती है, बीटा क्लास ऑफ ड्रग्स, ठीक है, हाइपरटेंशन के अंतर्गत। ओके, दूसरा पॉइंट, एक और चीज, देखो जैसे नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इस कंडीशन में हम ना मीठा खाते हैं, तो कभी ऐसा हो घर में किसी के साथ हाई ब्लड प्रेशर दवाई वगैरह ना रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में देखो इसमें ना बीटा ड्रग्स में एक क्लास याद रखिएगा, बीटा ब्लोकर्स, एक क्लास आती है इसमें बीटा ब्लोकर्स, तो आप इसको नॉर्मल जाकर के अगर कभी किसी को ब्लड प्रेशर हो, तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो ऐसी कंडीशन में आप इसको ला सकते हैं, वरना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप दवाई मत दीजिएगा। तो बीटा ड्रग्स में एक दवाई होती है बीटा ब्लोकर्स, जो कब दी जाती है? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दी जाती है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो बेटा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, मीठा, या फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, कई बार डार्क चॉकलेट वगैरह भी ले लेते हैं, और लो ब्लड प्रेशर में जैसे कॉफी होता है या फिर इसके अंदर नमक का हम खाते हैं, तो नमकीन चीजें इसके अंदर ज्यादा खाते हैं लो ब्लड प्रेशर के अंतर्गत, या फिर अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, हाँ जी, मेंस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है सोनम आपको, आप लोगों का बैच प्री प्लस मेंस है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना डीप आप जा रहे हो उतना डीप तो मेंस पूछेगा ही नहीं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई आपकी ब्लड प्रेशर की, गॉट इट। अब आइए आगे, अब हम बात करेंगे हार्ट बीट, इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट विल बी हार्ट बीट, हार्ट बीट, या फिर अगर हम बात करें हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, या फिर अगर मैं बात करती हूँ हृदय की धड़कन, तो मानव हृदय की धड़कन, so what will be the heartbeat of the human? ओके, तो देखो यहाँ पर हार्ट बीट क्या होती है, दिल की धड़कन की अगर हम बात करें, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, तब हमने कहा ना हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, तो इस कॉन्ट्रेक्शन में और रिलैक्सेशन में कितना समय लगा, तब हमारा हृदय बंद होता है संकुचन और खुलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बंद होता है तो संकुचन और खुलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था।
तो तब ये बंद होकर के खुलता है, और एक साइकिल जो कंप्लीट होती है, उस एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, वही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, वही रक्तदाब कहलाता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक सिस्टोल और डायस्टोल यानी एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो एक साइकिल में कितना समय लगता है, वही हार्ट बीट होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, तो पहले आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बॉस, आइए। जाने जा चलिए, तो मेंस के लिए बैच क्यों लॉन्च हो रहे, सोवित वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री प्लस मेंस का बैच नहीं लिया। ठीक है, तो जो मेंस का बैच होता है बेटा, मेंस का बैच होता है जो प्री प्लस मेंस के बच्चों ने नहीं लिया, समझे, वो मेंस का बैच लेते हैं। उसमें लेवल बहुत अप होगा, उसमें जो पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पे मैं एक एक चीजें जैसे अभी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, वो सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। जिस हार्ट चैप्टर को आप कितने क्लास में पढ़ रहे हो, हार्ट चैप्टर की आज शायद सर्कुलेटरी सिस्टम की पांचवी क्लास है आज, इसको आप पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को आप 8-10 क्लास में खत्म करोगे, वहां पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम आपका 2 क्लास में खत्म होगा। ठीक है, तो मेंस में बहुत एडवांस लेवल का जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चले 72 72 72। तो अब वहां पे मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको नहीं बताऊंगी। तो ये जितने 72 वाले हैं सारे अपने लिए चुल्लू भर पानी ले आओ, मेरे लिए नहीं लाना, अपने लिए लाना है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी, है ना। ए फॉर आना कभी हवेली पे। राजेश, ये हवेली जद, ये जो आपकी हवेली है ना, ये जज्जर हो चुकी है, पता नहीं कब गिर जाए। तो भाई किसी को हवेली पे नहीं जाना, तो आपकी जो ए फॉर हवेली, आओ कभी हवेली पर, तो आपकी हवेली पस्त हो चुकी है। तो जितने ये ए वाले हैं सबसे पहले अपने लिए चुल्लू भर पानी लेके आओ, और उसमें डूबना जरूर है, मरोगे तो नहीं, बट उसमें डूबना जरूर है। ठीक है, तो आंसर है भाई बी। अब देखो कैसे, अगर मैं मनुष्य के हृदय की बात करूं, तो जिस समय पर मानव हृदय धड़कता है, सो ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, सो एक्चुअल में जो मनुष्य का हृदय है, जिस समय पर मनुष्य का हृदय धड़कता है, ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है ह्यूमन हार्ट। अगर हम मनुष्य के हृदय की बात करें लाइक दिस, ठीक है बेटा, तो तब मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो पहले ना इसमें ये ऊपर वाला पार्ट धड़कता है। ठीक है, तो पहले जो ऊपर वाला पार्ट है, आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, फिर नीचे वाले पार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, और फिर एक साइकिल में कंप्लीट हार्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये धड़कने में 0.1 सेकंड का समय लेता है, और जो नीचे वाला भाग है ये भाग धड़कने में कितना समय लेता है, तो ये भाग धड़कने में आपका 0.5 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो ऊपर वाला 0.1 सेकंड और नीचे वाला कितना लेता है, 0.5 सेकंड का समय लेता है। तो मैंने क्या कहा है, मैंने आपको कहा है कि एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट है इसको ना हमने 2 भागों में विभाजित किया था, आलिंद और निलय। ऊपर वाले को क्या कहा था, एट्रियम कहा था, आलिंद कहा था, और नीचे वाले को क्या कहा था, नीचे वाले को हमने निलय कहा था। तो नीचे वाले को हमने क्या नाम दिया था, ऊपर वाला आलिंद, और नीचे वाला क्या कहा था, निलय। तो ये धड़कने में 0.1 सेकंड का समय लेता है, और जो नीचे वाला है ये धड़कने में 0.5 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और ओवरऑल जो एक कार्डियक साइकिल है वो कितने समय में पूरा होती है, तो बेटा वो 0.8 सेकंड में पूरा होती है। तो वो 0.8 सेकंड में पूरा होती है, 0.8 सेकंड का समय लेती है। तो मनुष्य की जो एक दिल की धड़कन है, ठीक है,
तो एक दिल की धड़कन पूरा होने में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट को हम एक कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। तो जो एक हार्ट बीट होती है इसी को हम क्या कहते हैं, वन कार्डियक साइकिल। इसी को एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है या फिर कार्डियक चक्र के नाम से हम इसको जानते हैं। और बेटा ये जो कार्डियक चक्र होता है यह कितने समय में पूरा होता है, तो जो एक दिल की धड़कन है तो ये कितना समय लेती है, 0.8 सेकंड का समय। ठीक है। और एक दिल की धड़कन के बाद दूसरी दिल की धड़कन, धक 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 धक, तो एक धड़कन के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, साइमल्टेनियसली। तो जो दो धड़कन होती हैं उनके बीच में भी 0.8 सेकंड का ही समय लगता है। ठीक है। तो ये जो पहला है ये क्या है, ये है आपकी कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट। ठीक है, जिस समय पर हमारा हृदय धड़क रहा है। अब ये जो दो धड़कनों के बीच का समय होता है, देखो आपने सुना होगा कि मानव शरीर का वो अंग जो कभी विराम अवस्था में नहीं जाता है, दैट नेवर रेस्ट। तो मानव का जो हृदय है या फिर जानवरों का जो हृदय होता है वह कभी भी विराम अवस्था में नहीं जाता, 24 घंटे एक्टिव होता है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो मनुष्य की जो दो दिल की धड़कन होती है इनके बीच का जो आवश्यक अनुमानित समय होता है वो 0.8 सेकंड का समय होता है। और बेटा जो 0.8 सेकंड का समय होता है ये मनुष्य के हृदय का रेस्टिंग टाइम पीरियड होता है। दिस इज व्हाट द रेस्टिंग टाइम पीरियड। ये कैसा समय है, ये रेस्टिंग टाइम पीरियड होता है। इस समय पर जो मानव हृदय है वह किस अवस्था में होता है, तो इस समय पर मानव हृदय विराम अवस्था में होता है, जो कि कुछ समय के लिए रेस्ट करता है। अब रेस्ट करने का मतलब क्या है, जो कार्डियक मसल्स है वो रेस्ट करती है, ये इस समय पर अपना फंक्शनिंग नहीं छोड़ेगा, अपने कार्य को पूरा करेगा। बस जो कार्डियक मसल्स है वो यहाँ पर 0.8 सेकंड के लिए रेस्ट लेती है। इज इट ओके? तो यहाँ पे इस चीज को समझेगा। डन। तो यहाँ पर जो दो दिल के धड़कनों के बीच का समय है वो 0.8 सेकंड का समय है। ओके बेटा, जिसको हम रेस्टिंग टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि इस समय पर जो हृदय की मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रेस्ट पे होती हैं, बाकी ये अपने फंक्शनिंग को पूरा करता रहेगा। इज इट ओके? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? हाँ जी, बताइएगा। ठीक है, अभी वो स्टेज हो जाएगी, बैटरी मैंने चेंज कर दी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। समझे इस बात को? तो मनुष्य की जो एक दिल की धड़कन है वो 0.8 सेकंड का समय लेती है, और दो धड़कनों के बीच में समय कितना होता है, तो 0.8 सेकंड का। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि मनुष्य के दिल की धड़कन कितना समय लेती है। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वन हार्ट बीट दैट इज 0.8 सेकेंड। समझे? तो ये कितना होगा आपका, 0.8 सेकेंड का समय होगा। भाई अब साउंड क्यों नहीं आ रही? नीलामनी शर्मा, बेटा आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। आपने ना क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो एक बार फिर बड़े बड़े शब्दों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो और फिर से आंसर करो।
दिलीप दूसरी क्लास कौन सी हो रही है भाई? जो बिना समय की क्लास हो रही है उसको मत देखो। जो अपने समय पे क्लास नहीं हो रही है उस क्लास को स्किप कर दो, उस क्लास को मत देखो, बाद में देखना। यार क्लास साउंड बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए ठीक है। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन हार्ट बीट? तो मानव के दिल की धड़कन के लिए आवश्यक अनुमानित समय, तो 1 मिनट का जिक्र भी नहीं हुआ। ठीक है। चलिए सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को लिखा देते हैं। मनुष्य की एक दिल की धड़कन आवश्यक अनुमानित समय। तो कितना होता है? दैट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है बेटा। और दो धड़कनों के मध्य आवश्यक अनुमानित समय। दो धड़कनों के मध्य आवश्यक अनुमानित समय। ठीक है। दो धड़कनों के मध्य, ओके, दो धड़कनों के मध्य आवश्यक अनुमानित समय क्या है? तो जो दो धड़कनें होती हैं बेटा, दो धड़कनों के मध्य आवश्यक अनुमानित समय। ओके। तो दो धड़कनों के मध्य आवश्यक अनुमानित समय भी कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अच्छा उस समय क्वेश्चन चेंज हो गया था क्या बेटा? तो इसका मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर चुल्लू भर पानी आप मेरे लिए ले आओ। ठीक है, फिर ऐसा करो, चुल्लू भर पानी तुम मेरे लिए ले आओ। बट शर्त ये है कि चुल्लू भी मेरे साइज का लाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। चलो डन। बताइए बेटा। आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा। ये बात समझ आई? अच्छा इससे पहले कोई दूसरा क्वेश्चन था क्या? पता नहीं यार। हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलो देन। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट? हाउ मेनी टाइम्स डज ह्यूमन हार्ट डज ह्यूमन हार्ट बीट्स इन 1 मिनट? 1 मिनट में मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? ठीक है। बताइए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मानव मनुष्य का हृदय 1 मिनट में
मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए। ठीक है, आओ जल्दी। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एडल्ट, मानव वयस्क, तो मानव वयस्क का जो हृदय होता है, एक हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 टाइम्स, यानी कि 70 से 72 बार धड़केगा ये। 70 से 72 बार, 2 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, एडल्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बेटा जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो इनका दिल भी ज्यादा धड़कता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और इनके शरीर को ना ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर इनके शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऑक्सीजन की, तो ऑटोमेटिकली इनके जो हार्ट बीट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो बच्चे का जो दिल है 1 मिनट में ज्यादा धड़कता है, 120 से 140 बार, टाइम्स पर मिनट। अभी देखो, हम भी क्या हैं, हम भी वयस्क हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा हृदय है ना, तो अगर हम अपने हार्ट की बात करें, अगर हम अपने हृदय की बात करें, तो बेटा हमारा हृदय इस समय पर जो धड़क रहा होगा ना, तो इस समय पर वो कम से कम 94 95 के आसपास होगा। आपका 72 नहीं होगा। नॉर्मली अगर मैं कहूँ 80 85 90 95 100 भी हो सकता है, किसी का 110 भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी फिलहाल अगर हम अपने हृदय के धड़कने की बात करें। समझे, जो ह्यूमन हार्ट होता है। डन। अभी भी किसको साउंड की प्रॉब्लम हो रही है? रंजीत, केवल तुम्हें हो रही है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है साउंड की? ऐसा करो, ये फोन लगा लो, अपनी साउंड बढ़ाओ, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है बेटा, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा देखो, जो एथलीट्स होते हैं, सबसे मैक्सिमम किसकी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैक्सिमम हार्ट बीट, मैक्सिमम हार्ट बीट, ठीक है, सबसे अधिक दिल की धड़कन किसकी होती है? मैक्सिमम हार्ट बीट, सबसे अधिक, सबसे अधिक दिल की धड़कन किसकी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होती है बेटा इन्फेंट्स, ये होती है इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशु, नवजात शिशु। और बेटा नवजात शिशु की जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है? ठीक है, तो जो इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इनकी जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 180 से 200, 180 टू 200 टाइम्स पर मिनट के आसपास नवजात शिशु
या फिर जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु की दिल की धड़कन होती है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हार्ट बीट। ओके, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो एथलीट होते हैं, अगर हम एथलीट्स की बात करें, ठीक है, एथलीट्स यानी कि जितने भी धावक होते हैं, इनकी दिल की धड़कन कितनी होती है बेटा? देखो, इनको ना ज्यादा एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर से ना फुर्ती दिखानी होती है, तो इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इनकी दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जो किसके नियर अबाउट रहती है, जो नॉर्मल कंडीशन में इनकी 120 के आसपास रहेगी, 110 से 120, यानी वही जो बच्चे की होती है 120 से 140 के आसपास रहती है, ठीक है। बट अब जो पहलवान होते हैं, रेसलर्स, ठीक है बेटा, जो पहलवान होते हैं, रेसलर्स होते हैं, उनको जरूरत होती है स्ट्रेंथ की, ना कि एंड्योरेंस की। तो पहलवान को स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उनके शरीर में, उनकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए उनकी जो शारीरिक ट्रेनिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। अगर हम पहलवान की बात करें, तो जितने भी रेसलर्स आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं, तो इनकी दिल की धड़कन ना घट जाती है, कम हो जाती है। तो जो रेसलर्स है, इनके दिल की धड़कन कितनी होती है? तो इनकी 72 से कम हो जाती है, 60 से 65 के आसपास इनकी आ जाती है, 60 टू 65 के समथिंग इनकी आ जाती है, 60 टू 65 टाइम्स पर मिनट। यानी कि इनकी दिल की धड़कन कहाँ रहती है? 64, 65, 66, 67, 68 इसके आसपास रहेगी, 64, 65 के आसपास, 60 टू 65 के बीच में पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो जितने भी एथलीट्स हैं, इनको एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, स्प्रिंटर्स हैं जैसे तैराक हैं, ठीक है, जिनको जितने भी स्प्रिंटर्स होते हैं, या फिर जैसे मैं मतलब आप समझ गए होंगे एथलीट्स में जितने भी गेम्स आपके आते हैं, तो इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जैसे पहलवान हो गए, रेसलर्स हो गए, इनकी जो दिल की धड़कन है वो घट जाती है, इनकी ट्रेनिंग ही अलग तरीके से होती है। तो कहते हैं ना कि पहलवान को सांस रोकना सिखाया जाता है, तो उनकी हार्ट बीट को कम किया जाता है, ट्रेनिंग इस तरीके से उनकी कराई जाती है। गॉट इट? चलिए, तो ये है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हाउ मेनी टाइम्स डज द ह्यूमन हार्ट बीट्स। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मानव हृदय है, सॉरी मानव हृदय, बाकी चीजें तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ हार्ट बीट को किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड? आपको डिवाइसेस बताने हैं, ठीक है, टू मेजर, दिल की धड़कन को मेजर करने के लिए। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर हार्ट बीट? दिल की धड़कन को मापने के लिए, मापने के लिए किस यंत्र को यूज में लिया जाता है, या फिर मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, दूर से बैठ के नजरे गड़ाए में कि क्या हमारे दिल के अंदर हो रहा है, कौन दिल के अंदर आ रही है और कौन दिल के बाहर जा रही है। तो मेजर किसके द्वारा किया जाता है? आपने देखा है कि डॉक्टर के गले में काला सा सांप पड़ा होता है इस तरीके का, क्या कहते हैं उसको हम? स्टेथोस्कोप, दैट इज नोन एज स्टेथोस्कोप। तो इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी उसको स्टेथोस्कोप ही कहेंगे, ठीक है बेटा। पेस मेकर नहीं होता है, गूगल कुमार जी, गूगल जी, बेटा पेस मेकर नहीं होता है, पेस मेकर दिल की धड़कन शुरू करता है, मॉनिटर करने का काम किसका होता है? तो ईसीजी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो ईसीजी होता क्या है, आपने ना मूवी में देखा होगा, अचानक से ना हीरो हीरोइन से बात कर रहा था, और बात करते करते अचानक से एक्सीडेंट हो गया ना, बाइक से जा रहा था या फिर गाड़ी से जा रहा था, अचानक से हीरोइन से बात करते करते ना एक्सीडेंट हो गया, और जो पेशेंट है वो कहाँ पहुंच गया? हीरो पहुंच गया हॉस्पिटल में, बेड पे पड़ा होता है, और इसके साइड में यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ होता है, एक मॉनिटर रखा हुआ होता है, और इस मॉनिटर में ना 2 हार्ट बीट चल रही होती है,
एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल 0 0 0 0 पर आ गए। फिर अचानक से क्या होता है, फिर अचानक से एक हीरोइन की एंट्री होती है। हीरोइन आती है दुपट्टा लहराते हुए, हीरोइन का दुपट्टा लहर रहा होता है कि नहीं? तो हीरोइन की एंट्री होती है। जैसे हीरोइन आती है पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, ला 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 करके, वो प्यार भरी सी पीछे से चल रही होती है ट्यूनिंग। और हीरोइन की जैसी एंट्री होती है वैसे ही, है ना, मंदिर का घंटा बजना शुरू हो जाएगा, वो जो दीपक था उसकी लो और तेज होनी शुरू हो जाएगी, है ना, अचानक से तूफान आना शुरू हो जाता है, आंधी आनी शुरू हो जाती है ना, बिजली कड़कनी शुरू कर देगी। और जैसे हीरोइन की एंट्री हुई, यहाँ पे कुछ सांसें आनी शुरू हुई, जरा सी हीरोइन आती है तो ऐसे दुपट्टा लहरता हुआ आया, हीरोइन ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते तुरंत हीरो झटके से उठ जाता है, होता है ना ऐसा। तो और फिर तुरंत मतलब हार्ट बीट ये मानो कि डॉक्टर भी क्या कहते हैं, इट्स मिरेकल, अनबिलीवेबल, ऐसा केस हमने पहली बार देखा है। तो वो जो डिवाइस रखा होता है ना, ये डिवाइस होता है आपका ईसीजी। और ईसीजी के फुल फॉर्म क्या होती है? ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके। और देखो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ना एक और डिवाइस होता है ईईजी, ये तो है ईसीजी, और एक और डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ईईजी। और ईईजी किसको मॉनिटर करता है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम, फेलोग्राम। और ये डिवाइस किसको मेजर करता है? इट इज यूज टू मॉनिटर ब्रेन। ये किसको मॉनिटर करने का काम करता है? तो ये मॉनिटर करता है हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को। तो दिल को कौन मॉनिटर कर रहा होगा? दिल को मॉनिटर करता है कि कौन किस दरवाजे से अंदर आ रही है और कौन किस दरवाजे से बाहर जा रही है। तो ये कौन तय करेगा? ईसीजी। और आपने ना देखा होगा मूवीज में ब्रेन के चारों तरफ ना ऐसे ऐसे ना मॉनिटर, वो ऐसे मैग्नेट टाइप चिपका देते हैं। तो जो ब्रेन के चारों तरफ चिपकी हुई होती है वो कौन सा डिवाइस होता है? ईईजी होता है। इज इट ओके? चलिए। रोकी कह रहे मैम बहुत बकवास करती हैं आप, सॉरी टू से। रोकी आप क्लास मत लीजिए बेटा, रोकी आपको कहा किसने है कि आप क्लास लीजिए? हम अगर बकवास करते हैं तो आप क्लास लेनी छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको किसने बाउंड किया है कि आप क्लास लीजिए? देखो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, वाओ। ठीक है भाई, क्लियर? तो बताइएगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक पार्ट। अब कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास, कल तो संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे क्लास होगी। और मंडे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। और लास्ट क्लास होगी हार्ट की। बेसिक पार्ट जो था हमारा हार्ट का वो हम कवर कर चुके हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त का संचार कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है। आलोक शर्मा मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, हिंदी में ई बुक अपलोड करवा दो मैम। ईईजी का फुल फॉर्म होता है दीपक जी इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम। ओके, चलिए। चलिए, ये बेटा इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ना मतलब अभी अभी ना पिता का पैसा है, तब तक बाप का पैसा है बेटा, तब तक ऐसे ही उछलते हैं बच्चे। जिस दिन अपनी मेहनत का होता है ना, उस दिन सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं तो फोकस सिर्फ कंटेंट पे करती हूँ, ये अभी मार्केट के टीचर से मिले नहीं है, और इन्होंने कंटेंट देखा ही नहीं है। तब ये देखेंगे ना, मार्केट के टीचर्स से मिलेंगे, जो टीचर्स इन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, और तब ये कंटेंट, इसका मतलब ये पढ़ते नहीं है क्लास में। चलिए, तो कौन था, क्या नाम था लड़के का? मैं तो नाम ही भूल गई, इतनी जल्दी निकला नीचे ना नाम। बेटा तुम मेरी क्लास ही मत लेना कल से। क्या नाम है? मैं स्पेशली कह रही हूँ तुम्हें, नाम भी लिखना नहीं आता इन्हें अपना।
देखो मतलब नाम कैसे लिखा हुआ है इस लड़के ने, इसका नाम दिखाती हूँ मैं तुम्हें। नाम क्या है, किस भाषा में, इसने नाम तो लिखना सीख लो पहले, रोकी। ठीक है, और कल से मेरी क्लास में आना मत, मेरी क्लास बिल्कुल मत लेना। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ मैं आज ही कर दूंगी, इज इट ओके? चलिए, पीडीएफ मैं आज ही आपके अपलोड करती हूँ, आज मैं खुद ही करती हूँ। चलिए, डन। अरे चंचल, ये लोग ना बस फालतू में सस्ता बैच मिल जाता है इनको, ठीक है, सस्ता बैच मिल जाता है इन लोगों को और आ जाते हैं टाइम पास करने।